हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आरपीएफ एसआई एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज है 10 दिसंबर 2024। आज हम थर्ड शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये बेसिकली कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का एनालिसिस अलग अलग वीडियोस के थ्रू कवर करवा चुके हैं। नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आरपीएफ एसआई एनालिसिस से रिलेटेड पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के थर्ड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस आज का हमारा, ब्रह्म समाज जो है इसकी स्थापना किसने की। ब्रह्म समाज की जो स्थापना की है ये की है राजा राम मोहन राय ने। कब की है? 1828 में। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है 1828 में। ब्रह्म समाज जो है ये हिंदू धर्म के भीतर एक आस्तिक आंदोलन था और इसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में की थी। तो ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना वर्ष 1828 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में की थी। अगला पॉइंट है आपका, ब्रह्म समाज ने वेदों का जो अधिकार है इसको स्वीकार नहीं किया और ये हिंदू रीति रिवाजों का त्याग करता है और बहुदेववाद, छवि पूजा, जाति व्यवस्था की निंदा करता है ब्रह्म समाज, है ना। ये जो है हिंदू धर्म का अकेश्वरवादी संप्रदाय था और इस समाज का प्रभाव प्रसारित हो गया और इसकी शाखाएं देश के विभिन्न भागों में खुल गई। समाज के दो सबसे प्रमुख नेता थे देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। तो याद रखना है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और इसके प्रमुख दो नेता और थे जिनमें देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन मुख्य थे। गाइस, आगे बढ़े उससे पहले थोड़ी सी अपडेट दे दें। हमारी आरपीएफ एसआई के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो कि 2024 के स्पेशल एग्जाम के लिए सर्वश्रेष्ठ तैयारी आप यहां से कर सकते हैं। अगर अभी भी आपके एग्जाम में थोड़ा बहुत टाइम है, यानी कि अगर आपका एग्जाम 9 तारीख को है, 12 और 13 तारीख को अगर है तो आप लोग इसको जरूर से इनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न जो अभी आपके एग्जाम में फॉलो हो रहा है, जिस हिसाब से हमने फर्स्ट और सेकंड में कवर किए हैं और ये थर्ड शिफ्ट का भी हमने लगभग क्वेश्चन सारे मिल चुके हैं। तो इन तीनों शिफ्ट में जिस हिसाब से आपके क्वेश्चंस पूछे गए उसी के अकॉर्डिंग इसी टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे। आप एक बार डेमो भी चेकआउट कर लीजिएगा, इससे आपको भी आइडिया लगेगा किस लेवल के क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। तो सिर्फ उन 50 रुपए की प्राइस पर ये अभी मिल जाएगी आपको। ये नाम मात्र का शुल्क है, इससे कम प्राइस आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, यानी कि इतनी कम प्राइस में कहीं भी आपको टेस्ट सीरीज कोई भी नहीं देता है और इतने टेस्ट आपको कोई भी नहीं देता। 500 टेस्ट उन 50 रुपए में, है ना। करीबन 1 रुपए में आपको 10 से भी ज़्यादा टेस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं 1 रुपए में 10 टेस्ट मिल रहे हैं तो कितनी कम प्राइस इसकी है ना। और उसके साथ में आपको स्टडी मटेरियल में नोट्स, पीडीएफ वगैरह, प्रीवियस ईयर पेपर, है ना, ये सारी चीज़ें हम फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें दे रहे हैं। तो इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता कि और कोई आपके लिए हो सकती है। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ करे तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं आप हमसे और आप ज़रूर से एक बार चेकआउट इसको ज़रूर से कर लीजिएगा। क्लियर है? सेम आपकी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जिस पर भी आपको इसी तरह से काफ़ी कम प्राइस में मिल जाएगी और इतना ही उसमें क्वालिटी कंटेंट देखने को मिलेगा जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड रहेगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो कांस्टेबल वाले लोग हैं वो जरूर से इनरोल भी कर लीजिएगा उसको, क्योंकि आपको पता ही है आपकी एग्जाम में जिस टाइप का क्वेश्चंस बना है वो हम सारा उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज में भी आपका कवर करवाते हैं। तो आप जरूर से इनरोल कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, टप्पा लोक संगीत का जो संबंध है निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो पंजाब हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। टप्पा जो लोक संगीत का संबंध है ये पंजाब राज्य से है। टप्पा लोक संगीत की अगर अपन बात करें तो ये अर्धशास्त्रीय संगीत का एक रूप है टप्पा। टप्पा की जो उत्पत्ति हुई है पंजाब का जो ऊंट सवारों के लोकगीत हैं इनसे हुई है और इसकी संगीत शैली को मुगल सम्राट के शाही दरबार में पेश किया गया था। टप्पे को गीतकारों ने गाया था जिसे बोगी या बैगी के नाम से जाना जाता है। ये ग्वालियर घराने की विशेषताएं हैं। माना जाता है कि टप्पा की जो उत्पत्ति है ये गुलाम नबी सोरी की संगीत प्रतिभा से हुई है और टप्पा की विशेषता ऊर्जावान तान, असमान लेबद्ध उच्चारण इसका जो है विशेषता है। पंजाब के कुछ अन्य लोक संगीत है जैसे कि जुगनी हो गया, माहिया, सद्दा और झोंकन, ये भी कुछ अन्य लोक संगीत है पंजाब के। इसमें आपका एक टप्पा भी शामिल है, टप्पा लोक संगीत। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य जो है इसका संघर्ष किस साम्राज्य से था।
तो विजयनगर साम्राज्य का जो संघर्ष था ये था बहमनी साम्राज्य से। विजयनगर साम्राज्य का संघर्ष बहमनी साम्राज्य से था। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष के कुछ प्रमुख कारण रहे थे, जिनमें विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू राज्य था, जबकि बहमनी जो साम्राज्य था ये इस्लामिक राज्य था। विजयनगर साम्राज्य अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, जबकि बहमनी जो साम्राज्य अपनी पुरानी परंपराओं को बढ़ाना चाहता था। तो ये कुछ इसके कारण भी रहे हैं, कुछ और भी हो सकते हैं, आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, और ये गाइस विजयनगर जो है सिर्फ आपका फर्स्ट सेकंड में भी क्वेश्चंस बना है, थर्ड में भी बना है। तो आपको कुल मिलाकर हम यही कहना चाहेंगे जिन लोगों को आगे एग्जाम है कि जिन टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहे हैं, जैसे कि आपका आर्टिकल अनुच्छेद से लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं तो उसको देख कर जाएं, पुस्तकें बुक्स वगैरह से क्वेश्चंस बन रहे हैं तो उसको अच्छे से देख कर जाएं। इसके अलावा इतिहास में मुगल से क्वेश्चंस बन रहे हैं, मुगल के अलावा आपका जो क्वेश्चंस बन रहे हैं ये जो दिल्ली सल्तनत है इससे भी लगभग क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसके अलावा आपका पंचवर्षीय से भी क्वेश्चंस पूछा गया, आई थिंक आपका फर्स्ट शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा। यानी कि कुल मिलाकर जो टॉपिक अभी आपको हमने बताए थे फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट के वीडियोस में वो देखिएगा। थर्ड शिफ्ट में जिनकी हम बात करें, जैसे कि आपका जो प्रार्थना समाज हो गया, जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको अच्छे से देख लीजिएगा। इनसे क्वेश्चंस आपका हर शिफ्ट में लगभग पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आपके त्यौहार महोत्सव वगैरह देख कर जाइए आप, क्लियर है, लोक संगीत वगैरह देख कर जाइए आप, यहाँ से क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम ऐसे ही बताते चलेंगे वीडियोस में आपको, और आपको पॉलिटी में आर्टिकल तो देख ही लेना है, इसके बाद में आपको लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति को भी अच्छे से देख कर जाना है, वहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, है ना। इसके अलावा आपका जो है ओलंपिक वगैरह जो करंट के क्वेश्चन है वहाँ से स्पोर्ट्स से बन रहे हैं। चलिए अगला बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 108 है ये कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित है। तो राज्यसभा की कोई बैठक थी उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपका बना था। भारतीय संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 108 कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित है। यदि किसी विधेयक को एक सदन द्वारा पारित कर दूसरे सदन को प्रेषित किया जा सकता है या किया है ना। विधेयक को दूसरे सदन द्वारा खारिज कर दिया जाता है। बिल में किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों में सदनों ने अंततः असहमति जताई। दूसरे सदन द्वारा विधेयक को पारित किए बिना उसे स्वीकार किए जाने की तारीख से 6 महीने से अधिक समय बीत चुका हो। राष्ट्रपति जब तक कि लोकसभा के विघटन के कारण विधेयक समाप्त नहीं हो जाता सदनों को संदेश द्वारा सूचित कर सकते हैं यदि वे बैठे हैं, या सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा यदि वे नहीं बैठे हैं तो उन्हें एक बैठक में बुलाने का उनका इरादा विधेयक पर विचार विमर्श करने और मतदान करने के उद्देश्य संयुक्त बैठक है। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है कि प्रति व्यक्ति आय 1 वर्ष की औसत आय इस तरह से था। एक क्वेश्चन आपका, किसी देश की औसत आय की जो गणना है कैसे की जाती है? तो देश की कुल आय को उसकी जो कुल जनसंख्या है इससे विभाजित करने पर जो औसत आय है ये बेसिकली आ जाती है ना। और यही एक गणना करने का एक फॉर्मूला है। तो किसी देश की औसत आय की गणना देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके की जाती है। किसी देश या क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय जो है ये अर्जित धन की राशि प्रति व्यक्ति आय के रूप में व्यक्त की जाती है। अगर प्रति व्यक्ति आय अगर आपको निकालना है तो अर्जित धन की राशि प्रति व्यक्ति आय के रूप में व्यक्त की जाती है। किसी क्षेत्र के लिए औसत प्रति व्यक्ति आय की गणना जो है प्रति व्यक्ति आय का उपयोग करके की जा सकती है, जिसका उपयोग जनसंख्या के जीवन स्तर, जीवन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए भी किया जा सकता है। तो यहीं से क्वेश्चन आपका बना था। अब प्रति व्यक्ति आय, देखिए प्रति व्यक्ति आय की सीमाएं हैं। प्रति व्यक्ति आय किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नहीं दर्शाती, जो वह दर है जिस पर समय के साथ कीमतें बढ़ती हैं। अगला क्वेश्चन ये बना था आपसे कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 73 है ये किससे संबंधित है? तो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति के विस्तार है इससे ये संबंधित है। आर्टिकल 73 अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 78 है ये प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है, और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 76 है ये भारत के महान्यायवादी से जुड़ा हुआ है। तो 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से, 76 भारत के महान्यायवादी से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 73 है ये संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से जुड़ा हुआ है, और इस अनुच्छेद के मुताबिक संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है उन मामलों में विस्तारित होगी जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। साथ ही किसी भी संधि या समझौते के आधार पर भारत सरकार द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकारों, प्राधिकार
और अधिकार क्षेत्र का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना है डीपीएसपी से बना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी से क्वेश्चन आपका बना है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत का जो उल्लेख है किस अनुच्छेद तक है, तो ये आर्टिकल 36 से 51 तक है, आप सभी को बताइए ऑलरेडी। अनुच्छेद 36 से 51 तक ये देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से बना कि किस अनुच्छेद तक इसका जो है उल्लेख है, तो 51 तक आपका करेक्ट आंसर रहेगा, अनुच्छेद 51 तक। डीपीएसपी का उद्देश्य एक न्याय संगत और समतापूर्ण समाज की स्थापना करना है, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना है और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना है। भारतीय संविधान का जो भाग 4 है इसके अनुच्छेद 36 से 51 में डीपीएसपी का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार के सेतु भारतम जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया सेतु भारतम जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण करना, यानी कि जो भी एनएच हाईवेज है, नेशनल हाईवे है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग, इन पर जो पुल है इनका निर्माण करना सेतु भारतम कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसको कब लॉन्च किया गया इस योजना को या इस कार्यक्रम को, 4 मार्च 2016 को। 4 मार्च 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सेतु भारतम कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था और इसका जो उद्देश्य 2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाना, जिसमें पुलों के ऊपर और नीचे 208 रेलों का निर्माण शामिल है। तो भारतीय पुल प्रबंधन प्रणाली ने देश के सभी 1,50,000 पुलों के लिए मानचित्र को पेश किया। नई दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित और निर्बाध यात्रा के लिए पुलों के निर्माण के लिए सेतु भारतम जो कार्यक्रम है इसको प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके के है कि पृथ्वी 2 जो मिसाइल है इसका परीक्षण कब हुआ, तो पृथ्वी 2 मिसाइल का जो परीक्षण हुआ 10 जनवरी 2023 को चांदीपुर उड़ीसा, या उड़ीसा का जो चांदीपुर है यहाँ पर इसका परीक्षण किया गया है ना। तो बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसा हथियार है जिसे आसमान में लंबी दूरी तक दागा जाता है और फिर जमीन पर गिरकर फट जाता है। तो ये जो है पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण जो किया गया 10 जनवरी 2023 को चांदीपुर बिहार उड़ीसा में ये किया गया, उड़ीसा के चांदीपुर में। डीआरडीओ ने जनवरी 2023 में उड़ीसा राज्य से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। पृथ्वी 2 परीक्षण 10 जनवरी 2023 को उड़ीसा के तट पर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया था। और पृथ्वी 2 जो है ये एक स्वदेशी रूप से विकसित सतह से सतह मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ये है, आपको ये याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस ये हमारी आरपीएफ एसआई के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज जिसके बारे में ऊपर हम आपको बता चुके हैं। सिर्फ 50 रुपये के प्राइस पर आपको ये मिल जाएगी, लिमिटेड टाइम है। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ फिर तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। और ये हमारी एसएससी जीडी 2025 के लिए स्पेशल है और इस पर भी काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहा है। नाम मात्र की शुल्क पर ये आपको मिल जाएगी, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, पूरी की पूरी डेमो चेकआउट कर सकते हैं। पूरा आपको जिस हिसाब से आपका पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग पूरे क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। एग्जाम में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, सिर्फ नाम मात्र की प्राइस पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। और ये आरपीएफ कांस्टेबल वालों के लिए है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर चेकआउट नहीं किए तो जरूर से कर लीजिएगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी के साथ आपको काफ़ी कम प्राइस में ये अभी मिल जाएगी। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, इसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, डेमो चेकआउट कर सकते हैं। नंबर है, कोई डाउट है कुछ फिर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलके आपको क्या करना है, डेमो तो एटलीस्ट चेक कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने कौन से देश को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जो है ये जीता है, तो जापान को हराकर। अब यहाँ पर एक्चुअली जो चीज़ें हैं बताई नहीं गई है कि किस के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो यहाँ पर हमने जो है डायरेक्टली बता दिया है या फिर सीधे सीधे जो भी हमें मिला है उसका हमने डाल दिया है। भारत ने पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 जो हुआ था जापान, इसमें जापान को 5-3 से हराकर कांस्य पदक जीता था। ये टूर्नामेंट इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित किया गया था, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मसौदों को पहली बार किसने तैयार किया था, तो BN राव ने भारतीय संविधान के मसौदे को पहली बार जो है BN राव ने तैयार किया था। संविधान सभा ने 22 समितियों की नियुक्ति की थी और इससे निपटने के लिए विभिन्न मुद्दों को सौंपा था। इन समितियों ने अप्रैल और अगस्त 1947 के बीच अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की। तब इन रिपोर्टों के आधार पर BN राव जो कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे,
इन्होंने अक्टूबर 1947 में भारतीय संविधान का प्रारंभिक मसौदा जो है तैयार किया था। उस मसौदे में 240 खंड और 13 अनुसूचियां थी। फिर इस मसौदा जो है इसको आगे की प्रक्रिया के लिए मसौदा समिति को भेज दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस कॉलेज की स्थापना की गई थी? तो ये था हिंदू कॉलेज कोलकाता। हिंदू कॉलेज जो है जिसे वर्तमान में कोलकाता में प्रेसिडेंस विश्वविद्यालय के रूप से में जाना जाता है, इसकी जो स्थापना है 1817 में लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में की गई थी। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग जो है कॉलेज के संरक्षक थे और यह जनता द्वारा अंग्रेजी और पश्चिमी विज्ञान के शिक्षण के लिए स्थापित किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग 1773 से 1785 तक बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, हर बार क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज जो है इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? फर्स्ट क्वेश्चन जो बना था ये ब्रह्म समाज से बना था कि स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन बना प्रार्थना समाज की जो स्थापना है कहाँ पर हुई थी? बम्बई में हुई थी। बम्बई करेक्ट आंसर रहेगा। प्रार्थना समाज की जो स्थापना है 31 मार्च 1867 को आत्माराम पांडुरंग द्वारा बम्बई में की गई थी। ये समाज प्रार्थना ब्रह्म समाज और राज समाज से बहुत प्रेरित था। समाज का जो मुख्य उद्देश्य था ईश्वरीय उपासना और सामाजिक सुधार का प्रचार करना था। तो ये जो समाज वाले जितने भी क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ये सारे समाज अच्छे से करके जाए एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। और जितने भी इंपॉर्टेंट और भी आपके संगठन हैं उनको भी देख लीजिएगा। अगला है, किस देश के खिलाफ लक्ष्य सेन पेरिस ओलंपिक 2024 में ऐतिहासिक कांस्य पदक हासिल करने से चूक गए? तो ये मलेशिया करेक्ट आंसर रहेगा। लक्ष्य सेन जो है पेरिस ओलंपिक में ऐतिहासिक कांस्य पदक हासिल करने से चूक गए। मलेशिया के ली जी जिया से मिली हार भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन को पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुष एकल में मलेशिया के ली जी जिया के खिलाफ ऐतिहासिक कांस्य पदक में हार मिली। तो याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम जो है इसकी स्थापना किसने की? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम का जो निर्माण है ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने साल 1651 में कलिकाता, गोविंदपुर और सुतानाती नाम के 3 गांवों को जमींदारी में हासिल किया था और इसी जमीन पर फोर्ट विलियम का निर्माण हुआ था। तो याद रखना है ईस्ट इंडिया जो कंपनी है इसने कोलकाता में फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत हुई थी। भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है भारतीय लोक सेवा के जनक कहा जाता है। उन्होंने सिविल सेवा में सुधार और आधुनिकीकरण किया था। ये भी आपको थोड़ा सा देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में भारत के जनगणना आयुक्त कौन है? 2021 में कौन थे? डॉक्टर विवेक जोशी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत के जनगणना आयुक्त और रजिस्ट्रार जनरल 2011 की यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये थे सी चंद्रमौली, है ना, ये थे। और भारत की 15वीं जनगणना थी ये 2011 वाली। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो, ये जो है 1872 में जनगणना जो शुरू हुई थी, तो याद रखना है इन्होंने ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो ने 1872 में जनगणना शुरू की थी। क्लियर है, किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने 1872 में। और 2021 में जनगणना आयुक्त थे डॉक्टर जोशी, विवेक जोशी। 2011 में थे सी चंद्रमौली। इनसे ऑलरेडी एमटीएस में भी क्वेश्चन आपका बन चुका है। तो गाइस यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हमें मिले थे पूरे हमने लगभग आपको कवर करवा दिए हैं और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको आगे की तैयारी को कंटिन्यू कर जाना है। क्लियर है? तो आप सभी इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिएगा, टॉपिक देख लीजिएगा, याद करके जाइएगा, रिवीजन करके जाइएगा। ये जो डिटेल बताइए इसको अच्छे से देखकर आप जाइएगा। क्लियर है? ये हमारी आरपीएफ एसआई के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है, लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर से विजिट करके चेकआउट कर लीजिएगा। ये एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और डेमो चेकआउट करेंगे तो आपको 100% पसंद आएगी और आप बिना परचेस करे रह नहीं पाओगे। तो आप एटलीस्ट चेकआउट करिएगा एक बार। और ये आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है, जाकर चेकआउट करिएगा। आप जाकर पेड कोर्स में चेकआउट करिएगा, पेड कोर्स में, है ना, पेड कोर्स में जाकर अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर आपको इतना बढ़िया कंटेंट मिलेगा, गारंटी के साथ कह सकते हैं कि अगर आपने एक बार जाकर चेकआउट कर लिया तो आप बिना परचेस करे नहीं वापस आएंगे, है ना। इतना बढ़िया कंटेंट है, इतना ज़्यादा कंटेंट है, पीडीएफ, स्टडी नोट्स, मटेरियल सब चीज़ की यहाँ पर अवेलेबल है सब चीज़।
तो आप एटलीस्ट एक बार जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो की PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।